Honorable Vice Chancellor of the Sardar Patel University, Professor Pad, a distinguished Indian of UK and great worker for the benefit of the everlasting reputation and memory of Sardar Patel, Shri Praful Patel, Shri Mohan Patel, and the compare here, Ms. Joshi, who is herself in her own right a clinical psychologist. And ladies and gentlemen, I'll speak in Hindi with your permission about Sardar Patel. आज के वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सरदार पटेल की जो आवश्यकता हम अनुभव कर रहे हैं उसके बारे मैं आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहता हूं। मेरी राय में, और ये सबकी राय नहीं हो सकती क्योंकि एक प्रकार से एक नवीन दृष्टिकोण है, मेरी राय में हमारे जो आधुनिक भारत है उसके 3 देवता हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे, वैसे महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, ये 3 लोगों ने हमारे देश के निर्माण किया। जो नेहरू के भक्त हैं वो दुखी होंगे, परंतु उनके लिए भी मैं सही जगह एक दिन ढूंढ के आपको बताऊंगा। महात्मा गांधी के बारे तो किसी को कुछ कहना भी नहीं आवश्यकता है क्योंकि सर्वमान्य है। उन्होंने हमारी स्वाधीनता आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया था और जो उन्होंने हिंसा को एक सिद्धांत बनाकर लोगों को विधि व्यवस्था पर जो आस्था पैदा की, इस कारण से आज हमें अपने देश में लोकतंत्र को कायम करने में हम सफल रहे हैं। सरदार पटेल ने इस देश को, जैसे विष्णु ने एक प्रकार से एक जो अखंड रूप दी पाकिस्तान की हिस्सा कट जाने के बाद, और जो अंग्रेजों ने उनकी शरारत में, उनके दुष्ट प्रवृत्ति के कारण उन्होंने इस देश में हिंदुस्तान का सिर्फ बंटवारा नहीं किया, लेकिन उन्होंने 600 राजाओं को स्वाधीन कर दिया था। और यदि आप सरदार पटेल के जो कर्मसद में एग्जीबिशन है वहां जाएंगे तो देखेंगे कि क्या चित्र थी भारत की जब अंग्रेजों ने ये घोषणा की थी। और जो आज अखंड रूप देख रहे हैं आप अपने देश का, वो सरदार पटेल के बुद्धि, विवेक और अनुभव और उनका चाणक्य के जो स्वभाव से साम दाम भेद दंड की शस्त्रों को उपयोग किया, उन्होंने 600 से 500 को हिंदुस्तान में विलय कराकर हमारी देश की अखंडता पैदा की थी। तो इसीलिए मैं उनको विष्णु के बराबर मानता हूं। सुभाष चंद्र बोस को यह काम था कि उन्होंने अंग्रेजों में वो डर पैदा किया जो अंग्रेजों ने 1857 से उस डर को दूर करने के लिए और उसकी संभावना भी मिटाने के लिए प्रयास करते आए। वो है सेना में विद्रोह। अंग्रेजों ने भी पुस्तकें लिखी है कि जिस दिन भारत देश में सेना का विद्रोह होगा और सेना की जो गुलामी है इसकी हम मान नहीं सकेंगे, उस दिन हमें देश छोड़कर जाना चाहिए।
पहला लिखा था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव जीतने के बाद मुर्शिदाबाद में विजय यात्रा में आए। 5 लाख लोग इकट्ठे हुए उनका स्वागत करने के लिए, और एक एक ने गुलाब की जो पत्तियां हैं उनके पथ में डालकर उनको शोभित किया था। तब एक अंग्रेज जो वहां देख रहा था उसने पुस्तक लिखी, जेम्स कॉलिंस, कि यह मुझे आश्चर्य होता है, रॉबर्ट क्लाइव लोगों को गुलाम करने के लिए आए हैं और ये गुलाब के पत्ते को उनके पथ में डाल रहे हैं। और यदि एक दिन ये भारतीय पत्ते के जगह में पत्थर फेंकेंगे तो क्लाइव तो छोड़िए, सारा सेना जो उसकी है वो ध्वस्त हो जाएगी। और जिस दिन ये मंशा में आएगी, हिंदुस्तान की मंशा में, हिंदुस्तान की जनता की मंशा में, कि हमें अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना है, उस दिन हमें बिस्तर बोरी बांध करके निकल जाना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड विजय हुई थी। विजय होने के बाद सबकी राय थी कि अब तो अंग्रेज 1000 साल के लिए हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन आजाद हिंद फौज के जो लोग कैद होकर आए, उन्होंने ऐसे माहौल पैदा की कि नेवी में विद्रोह हुआ, आर्मी में विद्रोह होने लगा, और उस दिन अंग्रेजों ने फैसला किया कि अब छोड़कर जाने की समय आ गई है। ये किसने बोला? प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, प्रधानमंत्री 1946 में बने। चुनाव के बाद चर्चिल को हरा के, और 53 में कलकत्ता में भाषण देने के लिए आए थे। वहां कलकत्ता हाई कोर्ट के सारे जजों के बीच में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नहीं होते तो हमें छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हमें विश्वास था कि महात्मा गांधी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, अहिंसा में कटिबद्ध थे, और इसीलिए हमें जाने के लिए छूट मिलेगी। लेकिन हम छोड़कर गए गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए नहीं, क्योंकि उस क्विट इंडिया मूवमेंट को तो हमने दबा दी थी। हम छोड़कर गए क्योंकि सरदार सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा माहौल पैदा किया कि हमें लगा कि अब तो खून खराबा ही होगा और हम यहां बच नहीं सकते। तो सही इतिहास लिखी जाएगी तो ये 3 लोगों के नाम हमारे देश में निर्माता के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उसमें अनेक और भी लोग थे, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, हाँ नेहरू तो ही, डॉक्टर अंबेडकर, अनेक लोगों की उसमें योगदान रही। लेकिन इन तीनों ने अलग अलग आयाम में वो पैदा की थी। तो सरदार पटेल के बारे में मुझे आज आपको विशेष रूप से आज के संदर्भ में उनसे क्या सीखना है, उन्होंने जिस कार्य किया उससे हम क्या निष्कर्ष आज के लिए निकाल सकते हैं, इस पर मैं अब आपको थोड़ा अपने विचार बताने चाहता हूं। बड़ी खेद की बात है कि इतने सालों के बाद आज सरदार पटेल को कोने कोने में हिंदुस्तान में लोग नाम लेने लगे हैं। नेहरू परिवार की राज में 17 साल जवाहरलाल नेहरू, 16 साल इंदिरा गांधी, 5 साल राजीव गांधी और अप्रत्यक्ष रूप से 10 साल सोनिया गांधी। इतनी लंबी पीरियड में सरदार पटेल के नाम को भरने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि क्या ठोस उनकी कंट्रीब्यूशन थी।
मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं 91 में 1991 में कैबिनेट मिनिस्टर बना, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और मेरे पास दो पोर्टफोलियो थे, कॉमर्स और दूसरा लॉ एंड जस्टिस। तो जब भारत रत्न देने की बात आई थी तो चंद्रशेखर ने कहा कि राजनीतिज्ञों में किसको देना चाहिए, कुछ मुझे लिस्ट भेजिए। तो मैंने पुरानी लिस्ट लेकर देखी। पहला नाम जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही इस भारत रत्न को पुरस्कार को स्थापित किया और खुद को दे दिया। हो सकता है उनको डर था कि जब वो नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री कोई नहीं देगा उनको। इंदिरा गांधी ने भी खुद को दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि सरदार पटेल का नाम नहीं था, जिसने देश को बनाया, जिसे अखंड रूप दी, उसका नाम नहीं था और ना कभी आया था कंसिडरेशन के लिए। तो 1991 में भारत रत्न हमने सरदार पटेल को दी थी। अंबेडकर को भी नहीं दिया था। अब अंबेडकर पर जरूर जलन थी नेहरू में, क्योंकि नेहरू अपने को बहुत पढ़े लिखे आदमी समझते थे और बाकी लोग भी जय जयकार करते थे वो कितना ज्ञानी हैं। बट अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे 1916 में, पीएचडी ली उन्होंने इकोनॉमिक्स में। आज भी वो पीएचडी पढ़ने लायक है। फिर इंग्लैंड में जाकर उनको बार लॉ बने, वकील बने और हिंदुस्तान आए और संविधान की चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी जो सरदार पटेल ने उनको दी, उन्होंने संविधान का जो बहस करनी थी, जो संशोधन करनी थी, सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सफल रूप से करके दुनिया के सबसे बढ़िया व्यापक कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दी। लेकिन नेहरू के जो प्रशंसक थे तो वो अंबेडकर को भीमराव ही कहते थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज गए, वहां फेल हुए, उनको जेंटलमैन पास की डिग्री मिली। वो वापस आए और कांग्रेस वालों ने उनको पंडित के रूप में पुकारा। पंडित तो अंबेडकर थे, उनको पंडित नहीं कहा। जो एग्जाम पास नहीं किया उसको पंडित कहे। और मुझे कोई इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार में किसी ने आज तक कॉलेज एग्जाम पास नहीं किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सोनिया गांधी ने एक बार जरूर शपथ में जो कैंडिडेट बनी थी तो उसने लिखा कि गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और मैं वहां गया था लेक्चर देने के लिए और पता लगाया कि वो कभी स्टूडेंट ही नहीं थी। तो चिट्ठी वहां से मैं लेकर आकर स्पीकर को दिया, उसके बाद वो लिखना बंद कर दी। वो शॉर्टकट था डिग्री लेने के लिए, बट चला नहीं। मैं किसी की यानी सरदार पटेल को अच्छाई करने के लिए किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु ये जो इतिहास लिखी गई है इसमें वास्तविकता हमें पता करनी है। सबके लिए भूमिका है, सब जगह है। किसी को अनावश्यक ऊपर नहीं करना, किसी को अनावश्यक नीचे नहीं करना है। लेकिन सरदार पटेल गए इंग्लैंड, पहले जा सकते थे परंतु भाई को भेज दिया उन्होंने, और जो पैसा उन्होंने बचा के रखा था वो भाई के लिए दे दिया, विठल भाई के लिए। बाद में गए और क्लास में फर्स्ट आए, पुरस्कार पाए और फिर हिंदुस्तान वापस आए। सरदार पटेल ने जो भी किया वो क्योंकि उनकी मंशा जो थी वो एक वीर की मंशा थी। मैं आपको कहने चाहता हूं कि मनुष्य में मंशा ही सब कुछ होता है। मुझे आपने अभी एक सिंह का फोटो दिया, लेकिन सिंह का मंशा नहीं होगा तो सिंह बेकार है।
सर्कस में एक पिंजरे में 5 सिंह होते हैं, अब होंगे, आपने देखा होगा। और एक दुबला पतला रिंग मास्टर अंदर जाएगा, दरवाजा बंद करेगा और फिर हुक्म देगा ऊपर चढ़ो। ये 5 सिंह ऊपर चढ़ेंगे मेज के ऊपर, फिर कहेगा मुंह खोलो, सब मुंह खोलेंगे और अपना गर्दन रखेगा एक एक मुंह में और सब ताली बजाएंगे। क्यों नहीं ये एक सिंह उनका चिकनाचूर नहीं कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर देता? क्योंकि जब छोटे होते हैं उस समय से उनको तैयार की जाती है कि वो आज्ञा माननी चाहिए, और इसीलिए उनको अपनी ताकत को वो जानते नहीं, अपनी शक्ति को ना पहचानते हुए वो आज्ञा मानते हैं। और ये हमारे देश में रोज देखने के लिए आपको उदाहरण मिल सकता है। सबसे शक्तिशाली कुर्सी हमारे देश में प्रधानमंत्री की होती है, उसमें बैठे थे मनमोहन सिंह, और लोग पूछते थे क्यों डरता है, कुछ करता नहीं है, मौन रहता है, सोनिया चलाती है पीछे से। क्योंकि वो भी सिंह है, बट सर्कस का सिंह है। ये मंशा की बात है। सरदार पटेल में वो मंशा थी, और यदि प्रशंसा करनी है सरदार पटेल को तो मैं कहूंगा कि इस परिस्थिति में पैदा होकर उस माहौल में ये जो वीर का मंशा उनको आया है, उसको मैं सबसे पहले आज की आधुनिक स्थिति में बताने चाहता हूं कि हिंदुस्तान में नौजवानों को मैं यही कहता हूं, युवा युवती को, ये मंशा माने जोखिम लेने का मंशा, चुनौतियों का सामने करने का मंशा, स्थिरता के लिए पागल ना होने की मंशा, ये मंशा सरदार पटेल में था। और इसीलिए उन्होंने जो कार्य की उन सब में वो निर्डर होकर, कोई उनकी आलोचना करे ना करें उसकी चिंता नहीं करते, राष्ट्रहित क्या है उसको देखते उन्होंने किया। 5 आयाम में मैं सरदार पटेल की जो दीवी मार्गदर्शन है उसको आज क्रियान्वित करने के लिए लाभदायक होगा, ऐसा समझता हूं। पहले चाइना की बॉर्डर, बीमार थे परंतु उन्होंने चिट्ठी लिखी 7 नवंबर 1950 जवाहरलाल नेहरू को कि ये चापलूसी से चाइना का कभी दोस्ती नहीं कर सकते। मेरा भी बहुत परिचय है चाइना से। मोरारजी देसाई के काल में मैंने पहले जो बातचीत शुरू हुई हिंदुस्तान और चाइना के बीच में, उस समय मोरारजी ने मुझे कहा कि तुम जाकर उनसे देखो कि वो बात करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि सारा इलाका उनका है, कम से कम इतना तो माने कि वो विवादास्पद है। मैं गया तो चाइना ने फिर आखिर में स्वीकार किया कि हाँ, इस पर बातचीत होकर हल निकल सकती है, और उसके बाद रिश्ते शुरू हुए। मुझसे सबने शर्त का लेने कहा कि कैलाश मानसरोवर की रास्ता कभी नहीं खोलवा सकते, वो कम्युनिस्ट देश है। लेकिन वो तैयार हो गए, और 1981 में मैं कैलाश गया था। उस समय गया था कि जब 40 साल से रास्ते बंद थे, रास्ते में सांप और बिच्छू, झाड़ियां, रहने के लिए जगह नहीं। इस परिस्थिति में हम होकर आए, परंतु पुण्य कमाया उसमें, और जो कैलाश का जो दृश्य है वो देखने लायक है। अभी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चाइना से बातचीत करके एक मोटरबल रास्ता सिक्किम से खोलने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वो हो जाएगा तो फिर ये जो परिश्रम करना होता है पैदल जाने का, वो करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन चाइना से जो सरदार पटेल ने उनकी चिट्ठी में लिखी है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा कि उनकी चापलूसी करके वो कभी आप उनसे काम नहीं ले सकते। वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनको उनकी जो सही मंशा उसको समझना है।
और इसीलिए उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाकर जवाहरलाल नेहरू को दिया, ये 10 पॉइंट आप लोगों को करना चाहिए। और वो बात जो उन्होंने ये साफ कहा, उसमें एक बात है पॉइंट ई, यानी ABCD में लिखा है उन्होंने पॉइंट्स। पॉइंट ई उस लेटर में उन्होंने कहा है कि अभी कोरियन वॉर शुरू होने वाली है और सारा पश्चिमी देश चाइना के खिलाफ होगी और चाइना को निकाल देगी यूनाइटेड नेशन से, यह कहकर कि ये कम्युनिस्ट बन गए हैं, ये इलीगल गवर्नमेंट है। शंकाई शेख की गवर्नमेंट उस समय 1945 में तय हुआ था कि शंकाई शेख की जो गवर्नमेंट है वो ही परमानेंट मेंबर बनेगी एशिया के प्रतिनिधि के रूप में, और 5 में एक चाइना थी, उसका उस समय राष्ट्रपति शंकाई शेख था। 1950 में अमेरिका ने कोरियन वॉर शुरू होते ही निकाल दी, चाइना को निकाल दी और जगह खाली हो गई, और उन्होंने हिंदुस्तान को आमंत्रित किया कि चाइना का जगह तुम ले लो। 1951 में उन्होंने ये निमंत्रण दिया, उस समय सरदार पटेल नहीं थे, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, ये इमोरल है। नैतिकता की भाषण देने वाले जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उन्होंने नैतिकता की बात कही। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहां नैतिकता होती है, तो राष्ट्रहित होती है। अमेरिका ने आपको लिखित में, जॉन फॉस्टर डलस ने चिट्ठी लिखकर कहा कि यू आर वेलकम टू टेक चाइनाज प्लेस, सिक्योरिटी काउंसिल का फुल मेंबर विद वीटो। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह चाइना का जगह है। क्यों कहा? क्योंकि सोवियत रूस ने कहा कि उस समय सोवियत रूस चाइना का संरक्षक था, कम्युनिस्ट थे, दोनों देश थे, और ये नया कम्युनिस्ट बना था। सोवियत रूस पर का दबाव जवाहरलाल नेहरू पर जरूर था, उसका कारण अभी तक फाइलों में छिपा हुआ है। प्रफुल्ल भाई, आप नरेंद्र भाई से कहिए कि वो फाइल को बाहर निकालें। जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस तो हवाई जहाज के क्रैश में नहीं मरे, वो तो बहाना था छिपाने के लिए, लेकिन स्टालिन ने उनको गोली से मारा गिरफ्तार करने के बाद। ये फाइलों में है, बाहर निकलने की आवश्यकता। और उस कारण से रूस की पकड़ हमारे देश में, जब तक रूस की बिखराव नहीं हुई, नहीं, सोवियत यूनियन की 16 देश में बिखराव हुई थी 1990 में, उसके बाद वो सोवियत यूनियन खत्म हो गई। लेकिन वो सीट जो उस समय हम लेते, जैसे सरदार पटेल ने पहले ही बता दिया था, आज हम भीख मांग कर घूम रहे हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन ले लीजिए, ले लीजिए। हाँ, लेंगे, बहुत लेने लायक हैं, ये भी भाषण सब देते हैं, लेकिन कोई करता नहीं है।